वेलकम दोस्तों, स्वागत है राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी आरण्य पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। और आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक और शानदार मैराथन क्लास। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्जाम 2023 फरवरी में जो होने वाला है राजस्थान सीएचओ का, उसके लिए सिलेबस के अनुसार बिल्कुल जो आपका राजस्थान सीएचओ का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग गजब गजब के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आज के सेशन में अपन करने वाले हैं और ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को। तो ये सेशन नंबर 11 होने वाला है। इससे पहले 10 सेशन करवा चुके हैं। जरूर अटेंड करना अगर आपको राजस्थान सीएचओ भर्ती में सेलेक्ट होना है तो आज अपन क्या पढ़ेंगे एक बार थोड़ा सा उसका अपन देख लेते हैं। और दोस्तों ये है आपका सिलेबस, राजस्थान सीएचओ का ये सिलेबस है आपका, जिसमें आज अपन पढ़ने वाले हैं क्या, एपिडेमियोलॉजी ऑफ स्पेसिफिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड में अपन पढ़ने वाले हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, उन बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो पढ़ेंगे। और दोस्तों नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो थर्ड यूनिट है इसको अपन आज नहीं पढ़ने वाले, इसको कल करेंगे इसको। और ऑक्यूपेशनल डिजीज मेडिकेशन फॉलोअप केयर है, इसमें आज के सेशन में ही अपन करने वाले हैं। मेंटल हेल्थ एंड सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर आज के सेशन में हो जाएगा अपना। और एल्डरली केयर भी आज के सेशन में अपन करवा देंगे। तो एकमात्र ये बचेगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिसके अंदर कैंसर्स आता है, कैंसर आने वाला है। कैंसर जितने भी सारे कैंसर है वो सारे आपको कल के सेशन में करवा दिए जाएंगे, क्योंकि इतना ही बन पाया मेरे से। तो 6 यूनिट में से 5 यूनिट मैं आज कवर कर दूंगा। बहुत शानदार तरीके से आज पढ़ने वाले हैं अपन, मज़ा आने वाला है दोस्तों। और एक एक क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है राजस्थान सीएचओ भर्ती के लिए। एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर दोस्तों आप को लगता है कि मैं आप सभी के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मुझे बहुत बुरा लगता है जब बहुत 200 बच्चे वीडियो देख जाते हैं और लाइक आते हैं सिर्फ 40। तो दोस्तों ऐसा ना करें, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्या जाता है आपका लाइक करने में, एक उंगली तो दबानी होती है ताकि वीडियो लाइक हो जाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा लाइक होंगे ये वीडियो उतने ही लोगों तक जाएगी, किसी गरीब का भला होगा। तो आप जो है मेरी मेहनत की कदर करें और आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप किसी की मेहनत की कदर नहीं कर सकते तो ऊपर वाला भी आपकी कदर नहीं करेगा, आपके मेहनत की कदर नहीं करेगा। तो आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है दोस्तों, इन क्वेश्चन को बनाने में मेरे को 4 से 5 घंटे का टाइम लगा है और मैं आपको ये क्वेश्चन विद इन 1 आवर के अंदर करवा जाऊँगा। दोस्तों बहुत मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक, हर एक बच्चे को लाइक करना है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, हर एक बच्चे को वीडियो को लाइक करना है। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चों को आप इनवाइट कर दें आने के लिए, ग्रुप्स में शेयर कर दें कि भाई क्लास होने वाली है, स्टार्ट होने वाली है, सभी लाइव आ जाएं। तो एक बार सभी लाइव आ जाएं। जितने ज़्यादा बच्चे लाइव आएंगे उतना ही मज़ा आने वाला है मुझे भी पढ़ाने में और आपको भी पढ़ने में। कमेंट बॉक्स की रफाल बना दो, उड़ा दो कमेंट बॉक्स को जल्दी। चलो शुरू करें फिर आज का अपना शानदार सेशन। तो ये लीजिए 302 क्वेश्चन अपन कर चुके थे पिछले सेशन तक, और आज अपन करने वाले हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक भी क्वेश्चन राजस्थान सीएचओ के अंदर जो आने वाला एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। सारे के सारे क्वेश्चन अपने इस सेशन से आने वाले हैं। तो शुरू करें फिर दोस्तों आज का सेशन है। वीडियो लाइक कर दी हो आप सभी ने, तो शुरू करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। क्वेश्चन नंबर 303 की मोस्ट कॉमन लीडिंग कोज ऑफ डेथ। दोस्तों नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर जो मोस्ट कॉमन कोज होता है डेथ का, लीडिंग कोज होता है, वो होता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज मोस्ट कॉमन कोज होता है डेथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ सेकंड पूछे तो कैंसर होता है 21.7%। तो नेक्स्ट है एनसीडी के अंदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में कौन कौन सी डिजीज आती है। दोस्तों एज ए सीएचओ हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर HWC पर हमें जो है एनसीडी की एंट्री करनी होती है। उसके अंदर हमारे को क्या क्या करना होता है, तो उसके अंदर हमारे को दोस्तों हाइपरटेंशन, कैंसर, डायबिटीज़
और क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज होती है, डिस्ट्रेस जो होता है, उसकी एंट्री हमारे को करनी होती है। तो ये बीमारियां इसके अंदर आती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर। अब कोरोनरी हार्ट डिजीज आल्सो कॉल्ड, कोरोनरी हार्ट डिजीज जो है CHD, उसे क्या कहते हैं, उसे और क्या कहते हैं, किस नाम से उसे जानते हैं? तो दोस्तों कोरोनरी हार्ट डिजीज़ को इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं, इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल आएगा दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसा, मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिसको अपन मॉडिफाई नहीं कर सकते वो क्या होगा? एज, सेक्स, जेनेटिक फैक्टर जो है, इन चीज़ों को अपन मॉडिफाई नहीं कर सकते। बाकी मॉडिफाइबल में जैसे स्मोकिंग हुआ, हाई BP, ओबेसिटी, डायबिटीज़, तो इनको अपन मॉडिफाई कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 के अंदर ये प्रश्न जरूर आएगा, याद रखना आप। हाइपरटेंशन क्या होता है दोस्तों? तो परसिस्टेंट एलिवेशन ऑफ BP कि लगातार ब्लड प्रेशर का क्या इंक्रीज रहना कहलाता है हाइपरटेंशन। नेक्स्ट अपन देखते हैं रूल ऑफ हेल्प्स। क्या होता है रूल ऑफ हेल्प्स? तो रूल ऑफ हेल्प्स होता है दोस्तों क्या, किसके लिए यूज करते हैं? तो ये हाइपरटेंशन के लिए यूज करते हैं, हाइपरटेंशन के लिए। नोट्स बना लेना दोस्तों, एग्जाम से एक दिन पहले आपसे वादा करता हूं मैं कि आपका एग्जाम 19 फरवरी को है और 17 फरवरी को, यस दोस्तों 17 फरवरी को मैं आपको ये जितनी मैराथन क्लासें करवा रहा हूं, पहली क्लास से लेके लास्ट क्लास तक CHO का जो सिलेबस है, पहला पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक आपको ऑल टोटल रिवीजन करवाने वाला हूं। तो एक रिवीजन क्लास हो सकती है, वो क्लास 3 से 4 घंटे की हो जाए, बट उस क्लास से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, पूरा का पूरा पेपर उस क्लास से आएगा। जिस भी साथी ने वो क्लासें देख ली और जिस भी साथी ने ये सेशंस ले लिए तो उनका सिलेक्शन तो कोई रोक भी नहीं सकता, 101% उनका सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो अब देखते हैं अपन रूल ऑफ हेल्थ जो है वो हाइपरटेंशन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 311। हाफ ऑफ पीपल विद हाई BP आर नॉट नोन, कि हाफ ऑफ पीपल विद हाई BP आर नॉट नोन रूल फर्स्ट के अंदर आता है कि जो हाई BP है वो नॉट नोन, कारण नहीं पता, और हाफ ऑफ दोज आर नॉट ट्रीटेड, जिनको ट्रीट नहीं कर सकते वो रूल सेकंड के अंदर आती है। हाफ ऑफ दोज ट्रीटेड आर नॉट कंट्रोल, जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते वो रूल थर्ड के अंदर आते हैं। तो ये याद रखना, तीनों की तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 314। मैंने इस पर 2020 लगा रखा है क्योंकि ये क्वेश्चन 2020 में आया था दोस्तों, और मैं आपको विद प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया था। तो नॉर्मल BP कितनी होती है? तो दोस्तों सिस्टोलिक तो होती है 120 और डायस्टोलिक BP होती है 80, नॉर्मल होती है बिल्कुल। ये क्वेश्चन आया था 2020 राजस्थान CHO के अंदर। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन यहीं से आए थे, राजस्थान CHO के इसी बुक से आए थे, और 2023 के अंदर भी इसी से आएंगे। और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन जो देगा वो राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी देने वाला है दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल भरोसा रखना, जो करवा रहे हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा रहे हैं, और जो आगे भी करवाएंगे वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाएंगे। हमारे को यहाँ नॉर सेट का ज्ञान नहीं पेलना, हमारे को यहाँ सिर्फ और सिर्फ CHO का लेवल पढ़ाना है और CHO का लेवल ही पढ़ा रहे हैं। तो अदर्स कोचिंग जितने भी है हो सकता है वो अपनी काबिलियत दिखाने के लिए आपको पेल रहे होंगे, आपको एक्स्ट्रा ज्ञान भर भर कर दे रहे होंगे, लेकिन आने वाला नहीं है दोस्तों। काम तो यही आने वाला है, काम तो यही आने वाला है। हाइपरटेंशन किसे कहेंगे? BP अगर 140 से 110 हो जाए, ज़्यादा हो जाए, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 mmHg, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 110 mmHg से ज़्यादा हो जाए तो उसे कहते हैं क्या? हाइपरटेंशन कहते हैं उसे। कैंसर क्या होती है? तो कैंसर एक एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। कैंसर क्या होती है? एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। ये यूनिट फर्स्ट अपन देख रहे हैं, यूनिट फर्स्ट के अंदर अपन ये चीज़ें देख रहे हैं।
नेक्स्ट, कैंसर डेराइव्ड फ्रॉम एपिथेलियल सेल। अब आने वाले हैं शानदार शानदार क्वेश्चन कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो कौन सी कैंसर है जो एपिथेलियल सेल से डेराइव्ड होती है, उसका नाम है कार्सिनोमा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्सिनोमा जो है वो एपिथेलियम सेल से क्या होती है, डेराइव्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 318 देखते हैं अब। 318 नंबर क्वेश्चन, कार्सिनोमा में मोस्ट कॉमन कैंसर कौन से होता है कार्सिनोमा में, तो किसका कैंसर होता है कार्सिनोमा में मोस्ट कॉमन, तो दोस्तों कार्सिनोमा में मोस्ट कॉमन होता है ब्रेस्ट का कैंसर, प्रोस्टेट का, लंग्स का कैंसर, पेनक्रियाज और कोलोन का कैंसर होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट्स जरूर बना लेना दोस्तों। कम समय में अधिक देना, ये खासियत है हमारी राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी की, और बेहतरीन कंटेंट आपको देंगे। सिंगल लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये जो सेशन चल रहा है ये ब्रह्मास्त्र सेशन है। अगर जिस बच्चे ने इस सेशन को अवॉइड कर दिया वो दुख पाएगा, वो बाद में गिल्टी फील करेगा कि काश मैं ये कर लेता और आज मेरा सिलेक्शन हो जाता। क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चे वो बच्चे हैं जो राजस्थान सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत टाइम निकाल दिया है नर्सिंग के अंदर, उनका या तो कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ और या फिर उनको अपनी मनचाही जॉब नहीं मिली, तो वो बच्चे ज़्यादा है इसमें। तो और मैक्सिमम बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने बहुत टाइम हो गया है, उन्होंने पढ़ाई भी छोड़ रखी है, तो एक सहारा उनको मिल जाए तो राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी उनके साथ है। बिल्कुल कचरा नहीं पढ़ाएंगे यहाँ पर वही चीज़ पढ़ाएंगे जो राजस्थान सीएचओ के सिलेबस में है और राजस्थान सीएचओ पूछ सकता है। तो मैं आप सभी के साथ हूँ, आप टेंशन ना लें। आपकी जो तैयारी आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, अब से पढ़ना चालू करोगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। भरोसा होना चाहिए खुद पर, भरोसा होना चाहिए खुद की काबिलियत पर। तो नेक्स्ट 319 नंबर क्वेश्चन है, कैंसर अराइजिंग फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू, कि कनेक्टिव टिश्यू से कौन सी कैंसर अराइव होती है, तो सार्कोमा होती है। कौन सी, सार्कोमा। नेक्स्ट, कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से होते हैं, बोन, कार्टिलेज, फैट और नर्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 321 सेल। आज के सेशन के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं, अपन 150 से भी ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं, 150 से 250 क्वेश्चन करने वाले हैं आज के सेशन के अंदर। तो गजब का सेशन है, बीच में भागना मत, बहुत ही गजब का सेशन है। कम समय में बिल्कुल कोशिश करूंगा कि विद इन 1 आवर के अंदर अंदर आपको ये सारे क्वेश्चन मैं दे दूं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत ही गजब का है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आज खत्म कर देंगे अपन। सॉरी दोस्तों। अब देखते हैं, सेल डेवलप फ्रॉम मेसेनकाइमल सेल आउटसाइड द बोन मैरो। तो दोस्तों कि कौन सी जो सेल है वो मेसेनकाइमल सेल के आउटसाइड ऑफ द बोन मैरो के जाती है, तो वो सार्कोमा। कौन सी, सार्कोमा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 322 देखते हैं। 322 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 322 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेल अराइज फ्रॉम हिमेटोपोइटिक। क्या होता है हिमेटोपोइटिक, आरबीसी का बनना, ब्लड फॉर्म, आरबीसी का बनना हिमेटोपोइटिक होता है। और सेल मैच्योर इन लिम्फ नोड एंड ब्लड, तो ये कहलाती है लिम्फोमा, ल्यूकेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 323, कैंसर डेराइव्ड फ्रॉम प्लूरिपोटेंट सेल। याद रखना ये वर्डिंग कि प्लूरिपोटेंट सेल से कौन सी कैंसर जो है वो अराइज होती है, डेराइव्ड होती है, जर्म सेल ट्यूमर, जर्म सेल ट्यूमर होती है। और ये प्रेजेंट होती है किसमें, टेस्टिकल्स और ओवेरी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 324 कि कैंसर डेराइव्ड फ्रॉम इमैच्योर प्रिकर्सर सेल, इमैच्योर प्रिकर्सर सेल और एम्ब्रियोनिक टिश्यू, इमैच्योर प्रिकर्सर सेल और एम्ब्रियोनिक टिश्यू से जो कैंसर डेराइव्ड होती है उसे कहते हैं ब्लास्टोमा। क्या कहते हैं, ब्लास्टोमा कहते हैं। एम्ब्रिया में ब्लास्ट हुआ और क्या बन गई, ब्लास्टोमा बन गई। ऐसे याद रखने का तरीका है ये थोड़ा सा। मेजर कोज ऑफ कैंसर। अब ये बताइए दोस्तों कैंसर का मेजर कोज क्या है, तो दोस्तों कैंसर का जो मेजर कोज है वो है 90 to 95% एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल जो फैक्टर होते हैं वो मेजर कोज में आते हैं और 5 से 10% जेनेटिक फैक्टर होते हैं। तो याद रखना अच्छे से, आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, कौन कौन से फैक्टर कैंसर कोज करते हैं। अब बताइए दोस्तों कौन कौन से फैक्टर है जो कैंसर कोज करते हैं। तो पहला है ओबेसिटी,
पहला कौन सा है? पहला है ओबेसिटी, जो 30 से 35% चांस होता है कि ये क्या करे, कैंसर कोज कर दे। टोबैको 25 से 30%, इन्फेक्शन 15 से 20%, रेडिएशन अप टू 10%, स्ट्रेस, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और एनवायरमेंटल जो पोल्यूटेंट हैं उनकी वजह से क्या हो सकता है, कैंसर कोज हो सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 327। अब देखते हैं 327 के अंदर कि लंग्स कैंसर का मेजर कोज क्या होता है। लंग्स जो कैंसर है उसका मेजर कोज क्या होने वाला है दोस्तों, लंग्स कैंसर का? तो टबैको स्मोकिंग, क्या तंबाकू का सेवन करना, धूम्रपान करना, वो मेजर कोज है लंग्स कैंसर का। नेक्स्ट, टबैको में कौन कौन से कार्सिनोजन होते हैं? तंबाकू के अंदर नाइट्रोसेमाइन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है आपने देख लिया होगा, याद रखना, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन आपसे कि तंबाकू में कौन कौन से कार्सिनोजन पाए जाते हैं। तो तंबाकू के अंदर नाइट्रोसमाइन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। दोस्तों आप मुझे बताना कि आपको विजुअल तो हो रहा है ना ये अच्छे से। कल थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी बट अब नहीं आएगी वो प्रॉब्लम, उसको रिसॉल्व कर दिया गया है। और दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि अभी तक भी आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को, क्या जाता है दोस्तों आपका लाइक करने में, मेरी मेहनत की कदर करो दोस्तों, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो को लाइक करना आपका कर्तव्य है दोस्तों, मेरा कर्तव्य मैं पूरा कर रहा हूँ। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट डिलीवर करवा रहा हूँ दोस्तों। 290 से भी ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ आपको, आपके सिलेक्शन के लिए। जो मेहनत मैंने की है दोस्तों कोई नहीं कर सकता, आप मेरे से ज़्यादा मेहनत करो तब आपका सिलेक्शन होगा। अभी तो फ़िलहाल मैं आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाइकल कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल कोज। सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सा कोज है वो सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है, तो सभी बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर इसका राइट आंसर। HPV क्या होता है, क्या होता है HPV बताइए दोस्तों। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस क्या होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है वो क्या कोज करता है, सर्वाइकल कैंसर कोज करता है। नेक्स्ट चलो देख लेते हैं, नेक्स्ट अपन देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 330 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों अब देखते हैं अपन क्या सर्वाइकल कैंसर रेस्पॉन्सिबल कोज फॉर। तो आप बताइए, HPV की फुल फॉर्म अपन डिस्कस कर रहे थे, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू UV रे फ्रॉम सन। तो दोस्तों आप बताइए सभी कि जो प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर है, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर जो है UV रे का फ्रॉम सन, तो ये कहलाता है क्या, मिलेनोमा स्किन कैंसर होता है। इससे क्या होगा, ज़्यादा टाइम तक अगर अपन सूरज के अंदर सूरज की जो UV रेज है उसके एक्सपोजर में आते हैं तो जो होता है वो क्या कोज होता है, मिलेनोमा कैंसर जो है वो कोज होता है। BMI की फुल फॉर्म बताइए दोस्तों, बॉडी मास इंडेक्स, याद रखना अच्छे से पूछी जाती है। और एक गजब का कंटेंट आने वाला है दोस्तों BMI का, आप देखना, क्योंकि आप कहोगे कि वाह जी वाह सर जी क्या गजब पढ़ा दिया। ग्रेड ओबेसिटी फर्स्ट, ओबेसिटी की जो पहली ग्रेड है वो 25 से 30 होती है, आगे इसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों बताइए जो नॉर्मल BMI है, नॉर्मल BMI, तो दोस्तों जो नॉर्मल BMI है वो कितनी होती है, आप देख सकते हैं कितनी होती है। इसके अलावा BMI का फॉर्मूला क्या है कलेक्ट करने का, ये क्वेश्चन जो है फॉर्मूला वाला क्वेश्चन, अगर इस BMI में से दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है इसका फॉर्मूला वाला कि BMI का जो फॉर्मूला है बॉडी मास इंडेक्स को मेजर करने के लिए, तो वो होता है वेट इन kg अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो ये याद रखना, kg अपॉन मीटर स्क्वायर, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर आपसे कैसे पूछा जाएगा आगे के उसमें देखेंगे अपन। अब देखते हैं सीवियर ओबेसिटी किसे कहेंगे। सीवियर ओबेसिटी का मतलब है BMI, ये पहली यूनिट चल रही है अभी, तो ये है BMI का क्या 40 kg पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो जाना।
40 kg पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो जाना क्या कहलाता है? सीवियर ओबेसिटी कहलाता है। और अब पहली यूनिट अपनी ख़त्म हो चुकी है और अपन शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट यूनिट, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ अब स्टार्ट होने वाली है। सबसे पहले डायबिटीज़ मेलाइटस अपन देखते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या होता है? डायबिटीज जो होता है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। क्वेश्चन नंबर 337, पेनक्रियाज फेल टू प्रोड्यूस इंसुलिन, कि पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करना बंद कर देता है या फेल हो जाता है, तो उस किस टाइप के डायबिटीज मेलाइटिस में ऐसा देखने को मिलता है? तो टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस में ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस किसे कहते हैं? तो इंसुलिन पर डिपेंड होगा तो टाइप फर्स्ट जो है उसमें इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस होना क्या हो जाती है? फेल हो जाती है, तो इंसुलिन बाहर से देनी पड़ती है, इसलिए ये क्या इंसुलिन पर डिपेंड है। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस IDDM फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस जो है वो टाइप फर्स्ट के अंदर अपने को देखने को मिलती है। नेक्स्ट, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस आल्सो कॉल्ड, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस है उसे क्या जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटिस भी कहते हैं। ये बच्चों में पाई जाने वाली अक्सर डायबिटीज मेलाइटिस होती है जो बच्चों में पाई जाती है। तो टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस जो है वो जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटिस भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 340। दोस्तों भरोसा रखना राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी पर, और जो है एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को बनाने में मेहनत लगी है। और दोस्तों ज़्यादा टाइम लगाकर कम टाइम में आपको मैं कवर करवा के जाऊंगा। ये 150 के आसपास क्वेश्चन है, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, मैंने गिनती करी नहीं है। तो दोस्तों आज का सेशन बिल्कुल मिस मत कर जाना। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि डीपी सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी आपके लिए मेहनत कर रही है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर देना, आप सभी से निवेदन है। तो दोस्तों मुझे मायूस मत करना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि सेल फेल टू रेस्पोंड टू इंसुलिन प्रॉपरली, कि इंसुलिन जो है तो बन रहा है लेकिन जो रिसेप्टर्स है वो क्या हो गए हैं? रेस्पोंड नहीं कर रहे। तो डायबिटीज़ कैसी होगी? तो टाइप सेकंड डायबिटीज़ मेलाइटिस होने वाली है। कैसी? टाइप सेकंड डायबिटीज़ मेलाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस कौन सा होता है? NIDDM नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस होता है टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 342 की टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटिस आल्सो कॉल्ड क्या कहलाता है? टाइप सेकंड तो एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस कहलाता है। कैसा? एडल्ट ऑनसेट। नेक्स्ट देखते हैं, प्राइमरी कोज ऑफ डायबिटीज टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस टाइप फर्स्ट, कि जो डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप फर्स्ट है उसका जो प्राइमरी कोज होगा वो होगा एक्सेसिव बॉडी वेट होना। नेक्स्ट, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अरे आप सोचोगे सर आप तो बहुत इजी क्वेश्चन बता रहे हो, बिल्कुल दोस्तों इजी क्वेश्चन ही आएगा। और जो है वो आप देखना, मैं आपको डायबिटीज़ के रिलेटेड एक लास्ट के अंदर वीडियो के लास्ट के अंदर आपको एक टेबल दिखाने वाला हूं, और वो टेबल वाला क्वेश्चन आपके आएगा 101% आएगा। तो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है? 70 से 110 mg/dl होता है। अब आप कह दोगे कि सर किसी का ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है? 120 है, तो क्या होगा? उसको डायबिटीज मेलाइटिस कहेंगे? नहीं कहेंगे दोस्तों, नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा क्यों नहीं कहेंगे। कौन सी रेंज होती है, क्या वो रेंज है, वो वीडियो के लास्ट में टेबल में आपको बताने वाला हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 345। तो दोस्तों अभी तक अपन ने 40-45 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो में दम लग रहा है, कंटेंट में दम लग रहा है, और एक बात और बता दूं दोस्तों, जो चीज़ें अपन यहाँ करवा रहे हैं यूट्यूब के इतिहास में ढूंढ लेना, कहीं भी अगर ऐसे स्टडी करवाता हुआ कोई मिल जाए, आपको ऐसे स्टडी करवाता हुआ कोई मिल जाए आपको दोस्तों,
आपको महाभारत पढ़ाई जाती है, आपको महाभारत पढ़ाई जाती है, पूरा का पूरा सब पढ़ा दिया जाता है और फिर बोलते हैं कि पेपर हमारे पढ़ाए हुए में से आया। मैं ऐसा नहीं करता दोस्तों, हम कंटेंट अच्छा देंगे, उतना ही देंगे जो सिलेबस में होगा। एक भी चीज़ ऊपर नीचे नहीं करने वाले, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं और इसमें से पेपर 101% आपका आएगा। दोस्तों मैं तो ये नहीं कह सकता कि 100 के 100 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, बट मैं ये कह सकता हूँ कि एक जनरल कैटेगरी का बंदा अगर ये क्लासें देख के जाता है, जनरल का मैंने इसलिए बोला क्योंकि सबसे ज़्यादा कट ऑफ जनरल की जाती है, तो बाकी सब आगे उसमें ही सारी कैटेगरी उसी में आ गई, इसलिए मैंने जनरल का नाम लिया। जनरल कैटेगरी का जो बंदा है वो इस क्लासेस को देखकर आराम से 80 से 85% कवर कर सकता है अपने आप को, 80 से 85%। लेकिन दोस्तों एग्ज़ाम में 90% से ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं अपने इन सेशनों से। तो जिसने अगर आज भी पढ़ना चालू किया है और ये मेरे सेशन अच्छे से कर जाएगा, नोट्स बना लेगा और लास्ट टाइम रिवीजन करके चला जाएगा इन्हीं नोट्सों का, तो दोस्तों उसका सिलेक्शन तो कोई नहीं रोक सकता। चाहे कोई भी आ जाए, क्वेश्चन तो यहीं से आने वाला है, सिलेबस से बाहर तो नहीं आने वाला क्वेश्चन। और आयुर्वेदिक के क्वेश्चन नहीं आने वाले दोस्तों, हरियाणा में आ गए, राजस्थान में नहीं आने वाले, और आएगा तो कोई एक दो इक्का दुक्का क्वेश्चन आएगा। अपन आयुर्वेदिक को भी लास्ट में थोड़ा सा देख लेंगे, एंड टाइम में जाके एग्ज़ाम से एक दिन पहले, क्योंकि दोस्तों राजस्थान जो है वो सीक्वेंस से पेपर लेता है, अपना अच्छा तरीका देता है, लेवल अच्छा रखता है, फालतू की कचरा पचरा नहीं करता। तो भरोसा रखें हमारे पर, आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ हम डिलीवर करवाने वाले हैं। NPCDCS की फुल फॉर्म क्या होगी दोस्तों? एक क्वेश्चन तो 100% फुल फॉर्म का आने वाला है, तो आप भरोसा रखना हमारे यहाँ से आने वाला है वो क्वेश्चन, नहीं जाने देंगे उसको बाहर। NP का मतलब हो गया नेशनल प्रोग्राम ऑन कैंसर, सी का कैंसर, डी का डायबिटीज़, अगले सी का कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और एस का स्ट्रोक। याद रखना, नेशनल प्रोग्राम कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और स्ट्रोक, उसके लिए एक NPCDCS का जो है वो एक प्रोग्राम चलाया गया है। COPD की फुल फॉर्म क्या होगी दोस्तों? तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, बिल्कुल COPD की फुल फॉर्म होगी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। और दोस्तों आज के सेशन के अंदर पूरा मॉड्यूल ख़त्म करने वाले हैं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन इतना टाइम नहीं लगेगा जितना मुझे लगा है बनाने में। मुझे इसमें बहुत टाइम लगा है दोस्तों इसको बनाने में, 5 घंटे मैंने 5 घंटे की मेरी मेहनत है, और मैं आपको 1 घंटे के अंदर करवा के जाऊंगा दोस्तों। 5 घंटे की मेहनत 1 घंटे के अंदर। अगर मैं आपको उस बोर्ड पे पढ़ाता लिख लिख के तो आपके 5 घंटे खराब होते, लेकिन अब दोस्तों आपके मैंने 4 घंटे सेव करे हैं। तो दोस्तों इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरी मेहनत को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, मज़ा आएगा। जितने ज़्यादा आप लाइक करोगे उतना ज़्यादा मुझे मज़ा आएगा आप सभी को पढ़ाने में, आप सभी के लिए कंटेंट लाने में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 347, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस में कितने वर्ष में पाई जाती है? ये टाइप फर्स्ट कितने वर्ष तक आयु में देखने को मिलती है? तो लेस देन 15 ईयर्स की, 15 साल से छोटे बच्चों में टाइप फर्स्ट देखने को मिलती है। और टाइप सेकंड किस में देखने को मिलती है बताइए दोस्तों? तो 30 साल से ऊपर के जो इंसान होते हैं, 30 साल से ऊपर के जो मैन वोमेन हैं, उनमें क्या पाई जाती है टाइप फर्स्ट, सॉरी टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटिस देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस कौन सा है? मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है? अगर आपसे पूछे कि मोस्ट कॉमन कौन सी डायबिटीज होती है, तो वो टाइप सेकंड होती है, बिल्कुल टाइप सेकंड होती है। ओल्ड मैन में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ टाइप सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सर हाइपरग्लाइसेमिया या जिसे कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस, उसके क्या क्या सिम्टम्स है, क्या क्या साइन सिम्टम है, कैसे पहचानेंगे उसको? तो उसको पहचानना बहुत आसान है। उसके 3P देखने को मिलते हैं, 3P। अब 3P कौन से हैं? पहला है पॉलीयूरिया, मतलब एक्सेसिव यूरिनेशन, सबसे ज़्यादा पेशाब आएगा उसको, बार बार पेशाब करने जाएगा या जाएगी। पॉलीडिप्सिया, एक्सेसिव थ्रस्ट, तो बार बार जब वो पेशाब करेगी तो डिहाइड्रेशन आएगा, वो बार बार पानी पिएगी, प्यास लगेगी उसको, या प्यास लगेगा इंसान है तो
तो दोस्तों इसमें क्या होता है, एक्सेसिव यूरिनेशन पॉलीयूरिया में होता है। एक्सेसिव थ्रस्ट बोले तो प्यास, सबसे ज़्यादा प्यास लगती है पॉलीडिप्सिया। और पॉलीफेजिया का मतलब है एक्सेसिव हंगर, ज़्यादा भूख लगेगी। बिल्कुल ये तीन पी है दोस्तों, और ये तीनों पी मिलकर क्या कराते हैं, आपका एक क्वेश्चन क्लियर कर देंगे 101%। हाइपरग्लाइसीमिया डायबिटीज मेलाइटिस से क्वेश्चन आने के चांस है पूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन 350 हो गए हैं, 351। अब देखते हैं दोस्तों, जैसे फास्टिंग ग्लूकोज जो है उसमें कितने से ज़्यादा हो तब उसको डायबिटीज मेलाइटिस कहेंगे, ये बताना दोस्तों आप। ये अच्छा क्वेश्चन है कि डायबिटीज मेलाइटिस कब कहेंगे। तो दोस्तों जो फास्टिंग ग्लूकोज लेवल है वो अगर 126 mg पर DL, बिल्कुल 126 mg पर DL से अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, उसको डायबिटीज़ मेलाइटिस है, उसे ऐसा कहेंगे कि आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस है। नेक्स्ट पोस्ट पोरंडियल जो ग्लूकोज है दोस्तों, उस कितने से ज़्यादा होने पर उसको डायबिटीज़ मेलाइटिस कहेंगे, 200 mg पर DL से ज़्यादा होने पर उसको डायबिटीज़ मेलाइटिस कहेंगे। आगे एक टेबल में अच्छे से इसको देखने वाले हैं। नेक्स्ट WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कॉम्प्लिकेशन क्या है डायबिटीज़ मेलाइटिस के, तो माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 355, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो आपको मैंने बताया था नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है दोस्तों वो 120 तो सिस्टोलिक होता है और 80 mm ऑफ Hg डायस्टोलिक होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, और 2020 में भी आया था कि प्री हाइपरटेंसिव किसे कहेंगे, 120 से 139/80 से 89 जो होता है BP वो प्री हाइपरटेंसिव में आता है। और 2020 में क्या पूछा था, हाइपरटेंसिव स्टेज फर्स्ट पूछी थी, तो वो कितनी होगी, 140 से 159 सिस्टोलिक BP और 90 से 99 डायस्टोलिक BP। ये स्टेज फर्स्ट है। हाइपरटेंसिव की जो स्टेज सेकंड है उसमें क्या BP जो है सिस्टोलिक 160 या 160 से ज़्यादा और डायस्टोलिक 100 या 100 से अधिक, वो कहलाती है क्या, हाइपरटेंसिव स्टेज सेकंड। और हाइपरटेंसिव स्टेज थर्ड जो है वो 180 से ज़्यादा हो जाना और 110 से ज़्यादा हो जाना, ये स्टेज थर्ड कहलाती है, ये फाइनल स्टेज है भाई। बाकी आपको एक टेबल में बता देंगे अच्छे से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 360 है, हाइपरटेंशन क्या होता है, परसिस्टेंट एलिवेशन ऑफ BP फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, कि लंबे टाइम तक क्या है BP का जो है बढ़ा हुआ रहना, वो हाइपरटेंशन होता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन, दोस्तों हाइपरटेंशन के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो हार्ट के अंदर अगर अपन देखें कॉम्प्लिकेशन तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी देखने को मिलती है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर देखने को मिलता है, कार्डियक अरिथमियाज देखने को मिलता है। ब्रेन के अंदर देखिए तो ब्रेन इन्फेक्शन और हेमरेज देखने को मिलता है। आई के अंदर कॉटन वूल स्पॉट और हेमरेज। किडनी के अंदर दोस्तों मैक्रो एल्बुमिनुरिया देखने को मिलता है जिसका लेवल 300 mg पर ग्राम से भी ज़्यादा हो जाता है, और माइक्रो एल्बुमिनुरिया जो है वो 30 से 300 mg पर ग्राम होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 362, 361 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 362, CAD की फुल फॉर्म क्या होती है। CAD की फुल फॉर्म होती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन कोज क्या है कोरोनरी आर्टरी का, एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो मोस्ट कॉमन कोज होता है CAD का। सेरेब्रोवेस्कुलर डिजीज आल्सो नोन एज, सेरेब्रोवेस्कुलर डिजीज को स्ट्रोक भी कहते हैं, CVD का को सेरेब्रोवेस्कुलर डिजीज आल्सो कोल्ड स्ट्रोक। नेक्स्ट CHD की फुल फॉर्म कोरोनरी हार्ट डिजीज होती है, कोरोनरी हार्ट डिजीज होती है। क्वेश्चन नंबर 366 कि मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ द CHD, तो CHD जो है कोरोनरी हार्ट डिजीज का जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो होता है एंजाइना या फिर चेस्ट पेन। तो एंजाइना को चेस्ट पेन कहते हैं। और टिपिकल एंजाइना क्या होती है, टिपिकल एंजाइना इसमें क्या देखने को मिलेगा, आपने वो कैसे पता चलेगा कि इसको टिपिकल एंजाइना हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है। सबस्टर्नल प्रेशर रेडिएटिंग टू नेक, कि सबस्टर्नल जो प्रेशर है वो नेक की तरफ रेडिएट हो रहा है, फिर जॉ में जा रहा है, फिर आर्म में जा रहा है, और इसका ड्यूरेशन जो है वो लेस देन 20 से 30 मिनट है। तो ये क्या होगा, एटिपिकल एंजाइना होने वाला है। एंजाइना को जो ट्रीटमेंट है वो नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट NGT कर देंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं
एनजीटी को किस रूट से लेते हैं? तो इसको लेते हैं किस रूट से? सबलिंगुअल रूट से, जीभ के नीचे जो है इसको प्लेस किया जाता है। नेक्स्ट स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है? आर्टरी इन द ब्रेन बिकम ब्लॉक्ड बाय थ्रोम्बस, कि जो वे आर्टरी है ब्रेन की उसमें क्या ब्लॉकेज आ गया थ्रोम्बस के द्वारा, उसे स्ट्रोक कहते हैं। अब आता है दोस्तों बेहतरीन चीज़ आप सभी के लिए, क्या बीएमआई से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा आप सभी के लिए आ रहा है। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग जो डाटा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और अब जो डाटा रिवाइज होकर आया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन देखने जा रहे हैं कि नॉर्मल बीएमआई किसे कहेंगे। तो नॉर्मल बीएमआई 18.5 से 24.9 केजी पर मीटर स्क्वायर अगर है तो ये नॉर्मल बीएमआई है, और 18.5 से अगर कम है तो वो अंडरवेट में आ जाएगी। ठीक है। अब देखते हैं 25 से 29.9 जो है वो प्री ओबेज बीएमआई होती है। ओबेज फर्स्ट केस 30 से 34.9 केजी पर मीटर स्क्वायर। ओबेज क्लास सेकंड जो है वो 35 से 39.9 होती है, और ओबेज क्लास जो थर्ड है वो 40 केजी पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा हो जाए तो वो 300 ये हो जाएगा, क्या नाम है, ज़्यादा हो जाए तो वो क्या कहलाएगी? ओबेसिटी में काउंट करते हैं उसको। नेक्स्ट क्या हो गया अपना? नेक्स्ट जो ओबेज क्लास थर्ड है वो 40 केजी पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो जाए उसे कहते हैं। अब अपन और क्या देखते हैं इसमें? अंडरवेट देख लिया। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 377 में रिवाइज जो हुआ था, रिवाइज एशियन बीएमआई। एशियन बीएमआई जो है वो 18.5 से कम है तो अंडरवेट हो गया, बिल्कुल सही है। नॉर्मल कितना होता है नॉर्मल? तो दोस्तों उसमें 24.9 तक था, इसमें 18.5 से 22.9 केजी पर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट ओवरवेट किसे कहेंगे? 23 से 24.9 वाले को ओवरवेट कहते हैं, और ओबेसिटी 25 से ज़्यादा है उसको ओबेसिटी काउंट करते हैं। ये दोनों आपको मैंने बता दिए हैं, आप एग्ज़ाम में देख लेना किसके अकॉर्डिंग आता है। वैसे जो डाटा आता है डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग जो है वो डाटा ज़्यादा पूछा जाता है, तो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग वाला डाटा ज़्यादा याद रखना है अपने को, जो ऊपर मैंने बताया आपको। तो दोनों मैंने बता दिए हैं आपको, एशियन से लेकर एशियन नाम लिखा हुआ आ जाए तब ये डाटा यूज़ अपने को करना है। क्वेश्चन नंबर 381, विजन के लिए कौन सा टेस्ट होता है? विजुअल एक्यूटी टेस्ट होता है। कौन सा? विजुअल एक्यूटी टेस्ट। विजन के लिए विजुअल एक्यूटी टेस्ट होता है। विजन के लिए किसका यूज़ करते हैं? सेनेल चार्ट का यूज़ करते हैं। और नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस कब लॉन्च हुआ? नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ब्लाइंडनेस लॉन्च हुआ था 1976 के अंदर, 1976 के अंदर। मेन कोज ऑफ ब्लाइंडनेस, जो मेन कोज क्या होगा ब्लाइंडनेस का? वो कैटरेक्ट होता है। मेन कोज तो होता है कैटरेक्ट। एडल्ट के अंदर जो मेन कोज है ब्लाइंडनेस का वो तो कैटरेक्ट होता है, और अगर कैटरेक्ट ऑप्शन में नहीं हो और रिफ्रैक्टिव एरर ऑप्शन में हो तो सेकंड चॉइस हो जाएगी। और वैसे दोस्तों ऑप्शन के अंदर कैटरेक्ट और ग्लूकोमा होता है, रिफ्रैक्टिव एरर नहीं होता, आज तक तो हुआ नहीं। अगर ये दोनों में से एक पूछे तो कैटरेक्ट, अगर कैटरेक्ट नहीं है और ग्लूकोमा है तो उसको दे देना पहली चॉइस ग्लूकोमा को। इसलिए मैंने यहाँ पर 3 चॉइस आपको इसकी करवा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिफनेस NPPCD कब लॉन्च हुआ था? 2006-07 में लॉन्च हुआ था। नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया? बताइए दोस्तों, नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया था 2007 और 2008 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 388, तंबाकू नियंत्रण के लिए 100 दिवसीय अभियान कब शुरू हुआ? राजस्थान की है दोस्तों ये बात, राजस्थान की है। और एज ए CHO हमने ये अभियान 100 दिन का कंप्लीट किया था। तंबाकू नियंत्रण का ये अभियान था, 100 दिन का हमने कंप्लीट किया था, और ये शुरू हुआ था फरवरी 2022 के अंदर। फरवरी 2022 के अंदर ये शुरू हुआ था दोस्तों, और 100 दिन तक ये चला था। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व हाइपरटेंशन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हाइपरटेंशन डेज तो 17 मई को ये मनाया जाता है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 390, हाइपोथायरॉयडिज्म किसे कहेंगे? हाइपो का मतलब कम होना, तो T3 T4 का लेवल कम होता है और TSH का लेवल बढ़ जाता है। हाइपर में इसका जस्ट उल्टा, T3 T4 का लेवल बढ़ जाता है और TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल कम हो जाता है।
एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2023 के अंदर आने वाला है, बिल्कुल 19 फरवरी को ये क्वेश्चन भी आने वाला है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब आया? 1982 के अंदर। और नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया? तो 1987 के अंदर आया। 1987 के अंदर आया। दोनों ही इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखना अच्छे से। भरोसा रखना दोस्तों, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट डिलीवर करवाएंगे और बेहतरीन चीज़ें जो डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम हॉल में जाकर पता चलेगा कि जो बच्चे राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी के साथ शुरू से जुड़े हैं उनका पेपर आधे घंटे में हो जाएगा, ये वादा रहा। एक एक क्वेश्चन करवा दिया है, आ जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 10 अक्टूबर को। नेक्स्ट, नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर एल्डरली जो है ये प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर एल्डरली जो है ये लॉन्च हुआ था 2010 के अंदर। 2010 के अंदर मेन ऑब्जेक्ट क्या था? ये नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर फॉर एल्डरली का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव, बिल्कुल था। सिलिकोसिस किस वजह से होती है? सिलिका की वजह से होती है। बेगोसिस किसकी वजह से होता है? शुगर कैन डस्ट की वजह से होता है। फार्मर्स लंग्स, अरे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है। अब तीसरी यूनिट आ चुकी है। तीसरी यूनिट अपनी जो ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स की है वो यूनिट आ चुकी है। तो दोस्तों फार्मर्स लंग्स मोल्डी हे ग्रेन डस्ट से होता है। किससे? हे ग्रेन डस्ट से होता है। कौन सा? फार्मर्स लंग्स। कॉटन डस्ट बाइसिनोसिस से होता है। और लेड पॉइजनिंग आल्सो नोन एज प्लम्बिज्म, ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। ये क्वेश्चन 101% आ सकता है। और एक क्वेश्चन ऑक्यूपेशनल हजार्ड का भी देखने को आपको मिलने वाला है। एक क्वेश्चन ऑक्यूपेशनल हजार्ड का मिलेगा और अपने ही करवाए हुए में से आएगा, कहीं से नहीं आने वाला दोस्तों। 400 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, बिल्कुल 400 क्वेश्चन। और आज के सेशन के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। लेड पॉइजनिंग आल्सो कोल्ड प्लम्बिज्म। और इंडियन फैक्ट्री एक्ट कब आया? 1948 के अंदर। दोस्तों 1948 के अंदर क्या आया था? क्या आया? इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948 में आया। तो दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, आज फिर 100 कंप्लीट कर चुके हैं अपन ने 303 से शुरू किया था और 402 पर आ चुके हैं और अपना 100 जो है वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। कितना समय लगा एक बार मैं आपको बता देता हूँ। 100 कंप्लीट करने में मात्र और मात्र 42 मिनट का टाइम लगा है। तो काबिलियत देखो दोस्तों, जो क्वेश्चन 2 घंटे में होते थे 100 क्वेश्चन, वो आज सिर्फ और सिर्फ 42 मिनट में हो गए। तो ये मेरी मेहनत है, इसकी कदर करो। वीडियो को 100 हो गए हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाना। अभी मत जाना, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। अभी तो और गजब गजब का कंटेंट देखना आपका बाकी है। तो इंडियन फैक्ट्री एक्ट कब आया? 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड एक्ट कब आया था? वो आया था 1952 के अंदर। याद रखना इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉई प्रोविडेंट एक्ट, फंड एक्ट। एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1923 के अंदर आया था। कब? 1923 में एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 405। कोल डस्ट केस ड्यू टू, कोल डस्ट जो है वो किससे होता है? एंथ्रेक्स से होता है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेंच फुट इज अकर ड्यू टू कोल्ड, कोल्ड से होता है। इनहेलेशन कॉटन डस्ट बाइसिनोसिस। और रिकमेंडेड मैक्सिमम लेवल ऑफ नॉइज फॉर ह्यूमन, अरे दोस्तों मानव के कानों के लिए जो नॉइज है वो कितना नॉर्मल माना गया है? तो 85 डेसीबल। कितना? 85 डेसीबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल लेवल ऑफ लेड पॉइजनिंग। अरे दोस्तों नॉर्मल लेवल क्या होता है लेड पॉइजनिंग का? 25 से 40 माइक्रोग्राम पर 100 ml होता है दोस्तों। और डेंजरस लेवल कितना होता है? लेड पॉइजनिंग किसे कहेंगे? 770 माइक्रोग्राम पर 100 ml हो गया हो तो उसे क्या कहेंगे? डेंजरस लेवल कहते हैं। आगे इसका प्रूफ भी दिखाएंगे आपको। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कि कंप्यूटर प्रोफेशनल जो है उनको कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है? कंप्यूटर प्रोफेशनल को
तो दोस्तों कंप्यूटर जो प्रोफेशनल हैं उनको बैक एज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस देखने को मिल सकता है। मोस्ट कैंसर ड्यू टू ऑक्यूपेशनल हजार्ड, कि ऑक्यूपेशनल हजार्ड की वजह से मोस्ट कॉमनली कौन सी कैंसर हो सकती है? स्किन कैंसर हो सकती है, लंग्स कैंसर हो सकती है, ब्लड फॉर्मिंग कैंसर हो सकती है, ब्लैडर कैंसर भी हो सकती है। कैडमियम पॉइजनिंग कोज्ड ड्यू टू, तो कैडमियम जो पॉइजनिंग है वो होती है मेटल कंपाउंड से। और मिनिमम एज एक्ट कब स्टार्ट हुआ, कब लॉन्च हुआ? तो मिनिमम एज एक्ट जो है वो सन 1948 के अंदर, कब? सन 1948 के अंदर लॉन्च हुआ था। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल हजार्ड ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर जो है वो है एंथ्रेक्स। अब याद रखना दोस्तों, मैंने अपनी टेस्ट सीरीज में एक क्वेश्चन दिया था कि कौन सा एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशनल हजार्ड है, तो उसके अंदर टिटनेस भी था, उसके अंदर एंथ्रेक्स भी था, उसके अंदर लेप्टोस्पायरोसिस भी था। ऑप्शन ऑल जा रहा था, बिल्कुल ऑल जाएगा, ऑप्शन ऑल, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जिसको कन्फ्यूजन है वो ये देख लेना, एंथ्रेक्स भी होता है, ब्रूसेलोसिस भी होता है, लेप्टोस्पायरोसिस भी होता है, टिटनेस भी होता है और बोविन ट्यूबरकुलोसिस भी होता है। ये सारे के सारे ऑक्यूपेशनल हजार्ड है एग्रीकल्चर वर्कर के, याद रखना इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 415 नंबर क्वेश्चन क्या है? ऑक्यूपेशनल कैटरेक्ट डिजीज कोज्ड ड्यू टू, बताइए ऑक्यूपेशनल जो कैटरेक्ट डिजीज है वो किसकी वजह से होती है? तो फिजिकल एजेंट की वजह से। और टेम्परेचर ऑफ वर्क प्लेस इन ऑक्यूपेशनल वो 25 से 27 डिग्री होता है, 25 से 27 डिग्री। लेबर एक्ट कब आया? 1970 के अंदर। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के अंदर आया। और रिस्क फैक्टर बताइए, सब्सटेंस एब्यूज के रिस्क फैक्टर, तो ये है पुअर सेल्फ स्टीम, सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन। और ADHD की फुल फॉर्म क्या होगी? ADHD की फुल फॉर्म तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, अपने पेपर के अंदर गलती से इसका आंसर जो है वो हाइपोकाइनेटिक डिसऑर्डर जा रहा है, लेकिन इसका राइट आंसर हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर होता है। तो ये हो गए हैं 420 क्वेश्चन। तो दोस्तों अब अपन और क्वेश्चन करने वाले हैं आगे। अपनी जो यूनिट है, नेक्स्ट यूनिट जो अपनी है वो अपन इसमें करने वाले हैं अब। और चलो देख लेते हैं नेक्स्ट यूनिट भी। नेक्स्ट यूनिट देखने से पहले थोड़े टेबल्स देख लेते हैं। जो मैंने आपको बोला था डायबिटीज़ मेलाइटिस की जो टेबल है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि डायबिटीज़ जो मेलाइटिस है, फास्टिंग ग्लूकोज जो है mg/dl में है 126 तक तो नॉर्मल मानते हैं। 126 से ज़्यादा अगर हो रहा है तो उसको डायबिटीज़ मेलाइटिस में काउंट करते हैं। और 2 आवर पोस्ट ग्लूकोज लोड भी, कुछ खाने के बाद 2 घंटे बाद अगर उसकी शुगर 200 से ज़्यादा आ रही है वो डायबिटीज़ मेलाइटिस कोज करता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है उसको। ठीक है दोस्तों। और इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस जो है वो 110 से कम और 2 घंटे के बाद जो है वो 140 से तो ज़्यादा होनी चाहिए और 200 से कम होनी चाहिए, तब उसको अपन नॉर्मल काउंट करेंगे। इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज जो है वो 110 से 110 से ज़्यादा और 126 से कम होनी चाहिए। तो ये हो गया इसका डाटा। नेक्स्ट और क्या है, और क्या डाटा है, चलो देखते हैं। चलो ये बीपी वाला देख लेते हैं। अब आप देख लेना 2020 में क्वेश्चन आया था ये नॉर्मल वाला। नॉर्मल बीपी की नॉर्मल बीपी नहीं आया था। नॉर्मल बीपी कितनी होती है? लेस देन 120 और लेस देन 80 डायस्टोलिक, ये तो नॉर्मल होती है। प्री हाइपरटेंसिव 120 से 139 और 80 से 89 होती है। और क्वेश्चन आया था क्या? ये आया था क्वेश्चन, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। 2020 के अंदर स्टेज फर्स्ट पूछी थी कि सिस्टोलिक बीपी जो है वो 140 से 159 है और ये डायस्टोलिक है वो 90 से 99 है। तो ये स्टेज फर्स्ट होती है, मैंने सारी चीज़ें बता दी है वहाँ पर। स्टेज सेकंड क्या होगी? 160 से ज़्यादा और 100 से ज़्यादा। और स्टेज थर्ड में 180 से ज़्यादा और 110 से ज़्यादा, ये स्टेज थर्ड होती है। सीवियर हाइपरटेंशन इसे कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ये वो टेबल है WHO के अकॉर्डिंग। तो ये टेबल थी कि लेस देन अगर 18.5 kg है तो अंडरवेट काउंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। और 18.5 से 24 तक नॉर्मल मानते हैं। 25 से 29.9 तक प्री ओबेज होता है और 30 से 34.9 तक ओबेज होता है। फर्स्ट क्लास ओबेसिटी इसमें ही आती है, ओबेसिटी कह सकते हैं। और ओबेज, ये सारे इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों और इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन आता है जब एग्जाम में यहीं से आता है, WHO के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आता है। WHO का डाटा आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट
नेक्स्ट देखते हैं अब दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना दोस्तों, क्योंकि आप सभी के लिए जो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं उसका जो फल हमें ज़रूर मिलना चाहिए। अब देखते हैं अपन क्या एक और देख लेते हैं इम्पोर्टेंट जो है कि सिलिका की वजह से सिलिकोसिस होता है, एब्सटोस की वजह से एब्सटोसिस होता है, और ये किससे, सीमेंट फैक्ट्री में काम करने से, फायर प्रूफ टेक्सटाइल इसमें काम करने से होता है। सिलिकोसिस जैसे सैंडस्टोन इंडस्ट्री हुआ, स्टोन कैरिंग ड्रेसिंग, तो ये सिल्वर एंड माइका इंडस्ट्री इनमें काम करने से होता है। तो ये जो टेबल है दोस्तों मैं आपको ग्रुप के अंदर डाल दूंगा। आयरन, अब इम्पोर्टेंट चीज़ है, आयरन जो है वो सिड्रोसिस हो जाता है आयरन से, आयरन की फैक्ट्री में काम करने से। एल्युमिनियम में एल्यूमिनोसिस हो जाता है एल्युमिनियम फैक्ट्री में काम करने से। कोल डस्ट की वजह से एंथ्रेकोसिस होता है कोल माइंस में काम करने में। बेरियम की वजह से बायोटोसिस हो जाता है, फोटोग्राफी प्रिंट बेरियम ये चीज़ें वहाँ पे काम करते हैं तब, ठीक है। इसके अलावा बेरिलियम स्टोन जो है उसमें बेरिलियोलिथोसिस हो जाती है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक डस्ट जैसे कॉटन डस्ट हो गया, बाइसनोसिस टेक्सटाइल इंजरी। शुगर कैन डस्ट की वजह से बेगोसिस हो जाता है, शुगर कैन फैक्ट्री में काम करते हैं तब। और टबैको डस्ट की वजह से टबैकोसिस हो जाता है, टबैको फैक्ट्री में बीड़ी सिगरेट उसमें काम करते हैं तब। और मोल्डी है ग्रेन डस्ट जो फार्मर लंग्स है एग्रीकल्चर डिजीज़ हो जाती है। तो ये सारणी मैं आपके साथ, ये टेबल जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा दोस्तों। और ये ब्लड ग्लूकोज लेवल देख लो, सॉरी लेड पॉइजनिंग का जो लेवल है, ब्लड लेवल है उसमें नॉर्मल तो मानते हैं 25 से 40 mcg पर 10 ml, और डेंजरस जो लेवल होता है वो कितना होता है 770 माइक्रोग्राम पर 100 ml, ये डेंजरस लेवल है। यूरिनरी लेड जो है उसमें 0.2 से 0.8 mcg पर लीटर नॉर्मल होती है, और 70.8 mcg लीटर पर डेंजरस लेवल मानते हैं। और यूरिनरी एमिनो लेनोलिक एसिड जो है वो 6 mg पर लीटर तो नॉर्मल होता है, और 60 mg पर लीटर जो होता है वो क्या होता है, डेंजरस लेवल होता है। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कुछ क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों, जो यूनिट 5 है अपनी उससे क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। मेंटल हेल्थ एंड सब्सटेंस एब्यूज़ जो है उससे क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं अपने देख लेते हैं अपन जल्दी जल्दी। व्हाट इज़ द रिस्क फैक्टर फॉर सब्सटेंस एब्यूज़, सब्सटेंस एब्यूज़ के लिए रिस्क फैक्टर क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी, पुअर सेल्फ स्टीम, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। टाइम बचाने के लिए आपको मैंने ऐसे करवा रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपका जल्दी जो कोर्स है वो जल्दी कवर हो जाए, क्योंकि इस जो चैप्टर से है यूनिट 5 से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन बन नहीं रहे थे, यही क्वेश्चन बन रहे थे, तो मैंने सोचा यहीं से ही क्यों नहीं करवा दें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ द ओपियोइड टॉक्सिसिटी। तो ओपियोइड टॉक्सिसिटी का मोस्ट कॉमन सिम्टम जैसे हाइपोटेंशन हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, रेस्पिरेटरी सप्रेशन देखने को मिलेगा। ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा। मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी सीन इन एल्कोहलिक पेशेंट, एल्कोहलिक पेशेंट में कौन सी किसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो पहला ऑप्शन पायरोडॉक्सिन, थायामीन, विटामिन B12, राइबोफ्लेविन। तो विटामिन B1 की कमी होती है, किसकी, विटामिन B1 की कमी होती है, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विथड्रॉल सिम्टम ऑफ एल्कोहल। तो विथड्रॉल सिम्टम क्या है अल्कोहल के, ट्रेमर्स आना, फॉरगेटफुलनेस होना, डेलूजन हेलुसिनेशन होना। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। मेंटल हेल्थ केयर बिल वाज इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के अंदर जो है वो मेंटल हेल्थ केयर बिल कब इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 अगस्त 2023 को। कब, 19 अगस्त 2023 को ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर एल्कोहलिज्म इज। तो एल्कोहलिज्म का मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या होता है, डिसअल्फम थेरेपी होती है। क्या, डिसअल्फम थेरेपी मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर एल्कोहलिज्म। नेक्स्ट देखते हैं, मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया, 1987 के अंदर आया। और ADHD जो है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, तो क्या होता है वो, कैसा, हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर होता है। कैसा, हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया इज टाइप ऑफ थॉट डिसऑर्डर। स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो थॉट डिसऑर्डर होता है। दोस्तों जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम भी बचेगा, और डायरेक्ट आपको ये चीज़ें याद रखनी है दोस्तों। मैंने सोचा लिखने से अच्छा है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन बन नहीं रहे थे, यही क्वेश्चन बन रहे थे, तो मैंने सोचा अपन टाइम का यूज़ करते हैं और अपन अच्छे से इनको करवा देंगे। तो दोस्तों, द मोस्ट
द मोस्ट कॉमन frequent period of onset schizophrenia, मोस्ट कॉमन फ्रीक्वेंट पीरियड ऑनसेट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया होने का जो एज है वो एडोलेसेंस में ज़्यादा देखने को मिलता है। फॉल्स सेंसरी परसेप्शन विद नो बेसिस ऑफ रियलिटी इज़ नोन एज फॉल्स सेंसरी परसेप्शन, कि रियलिटी में वहाँ पर कुछ नहीं है, फॉल्स है तो वो भ्रम हो रहा है, तो हेलुसिनेशन कहलाता है दोस्तों। और डेलूजन क्या होता है, फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ होता है, फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ जो होता है वो तो होता है डेलूजन। और इल्यूजन क्या होता है दोस्तों, कि फॉल्स सेंसरी परसेप्शन विद प्रेजेंट ऑफ बेसिस इन रियलिटी, स्टिमुलाई प्रेजेंट होता है, उसको इल्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इन विच द इंडिविजुअल सस्पेक्ट दैट अदर पीपल विल हार्म, तो ये पैरानॉइड जो होता है, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया में ऐसा देखने को मिलता है कि किसी को हार्म कर रहा है, पर्सनैलिटी को हार्म कर रहा है, तो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया में देखने को मिलता है, या पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट द डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, इन द फॉलोइंग विच इज़ नॉट ए डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, तो इसका राइट आंसर हेलुसिनेशन हो जाएगा दोस्तों। क्या, हेलुसिनेशन, ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा। द ड्रग ऑफ चॉइस इन मैनेजमेंट ऑफ एल्कोहलिक विदड्रॉल, एल्कोहलिक जो विदड्रॉल हो रहा है उसको कौन सी ड्रग से मैनेज करते हैं, तो डिसअल्फम जो है वो इसके लिए मैनेज करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फियर ऑफ हाइट, हाइट से फियर, फोबिया के बारे में भी पढ़ाऊँगा दोस्तों, सारे फोबिया एक साथ कवर करवा दूंगा मैं आपको। तो फियर ऑफ हाइट टर्म तो वो कहलाती है एक्रोफोबिया। नेक्स्ट देखते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर कोज्ड बाई, तो एंजाइटी डिसऑर्डर जो है जेनेटिक फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, सभी के सभी इसके राइट है, ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा। द लर्निंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाई डिफ़िकल्टी इन रीडिंग, तो डिफ़िकल्टी इन रीडिंग करने में अगर डिफ़िकल्टी हो रही है तो वो कहलाता है डिसलेक्सिया। क्या, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज ट्रेंड टू बिगिन यूजुअली, OCD जो है वो OCD इज ट्रेंड टू बिगिन यूजुअली इज कॉल्ड, ए और बी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, क्या, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में। नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगी है आप सभी के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाने में। नेक्स्ट देखते हैं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर फॉर OCD, OCD के लिए प्री डिस्पोजिंग जो फैक्टर है वो कौन से होते हैं, तो पहला ऑप्शन है फैमिली हिस्ट्री, दूसरा है ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड, तीसरा है चाइल्ड माल ट्रीटमेंट, तो राइट आंसर ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम वाज लॉन्च इन द ईयर, कब लॉन्च हुआ, सन 1982 के अंदर मैं करवा चुका हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा पक्का। मेजर बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्ड विद ADHD, तो ओवर रिएक्शन ऑफ स्टूमुलाई, ओवर रिएक्शन ऑफ स्टूमुलाई। नेक्स्ट कंडीशन इंक्लूडिंग कंडीशन इंडिकेटिंग एबनॉर्मलिटी इन परसेप्शन इज, तो इल्यूजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल्जाइमर डिजीज एसोसिएटेड विद, एल्जाइमर डिजीज किसके साथ एसोसिएट होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, डिमेंशिया, डिमेंशिया के साथ एल्जाइमर डिजीज एसोसिएटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड स्किज़ोफ्रेनिया लिटरेट मीन्स क्या होता है, वर्ड स्किज़ोफ्रेनिया लिटरली मीन क्या होता है, तो स्प्लिट माइंड, क्या, स्प्लिट माइंड, माइंड स्प्लिट हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब देखते हैं लास्ट यूनिट एल्डरली केयर की, तो दोस्तों इससे भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन नहीं रहे थे, इसलिए जो थे वो यही है, तो मैं यहीं से आपको करवा देता हूँ। एल्डरली केयर यूनिट 6 है और अपना लगभग जो है वो नॉन कम्युनिकेबल वाला पोर्शन कंप्लीट करवा चुके हैं। एक चीज़ और बची है कैंसर, वो कल के सेशन में आपको कैंसर भी सारी करवा दी जाएगी बहुत ही शानदार तरीके से, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आपकी कंप्लीट है। इसके बाद अपन जो है दोस्तों न्यूट्रिशन को चालू करेंगे, और फिर ये जो CHO का 001 वाला जो मॉडल है ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर अपन OBG की स्टार्ट करेंगे, मैटरनल हेल्थ के बारे में। देयर आर बेसिकली 2 ब्रॉड कैटेगरी ऑफ एल्डरली, 2 ब्रॉड कैटेगरी है, वो कौन सी है,
60 से 75 ईयर्स और मोर देन 75 ईयर्स, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि द 60 to 75 ईयर यंग ओल्ड पीपल आर कंपेरेटिवली, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, कंपेरेटिवली फिजिकली एक्टिव एंड मेंटली अलर्ट रहते हैं। नेक्स्ट GFR इन 90 ईयर एज, 90 साल की एज में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितनी होगी, तो वो डिक्लाइन हो जाएगी, कितनी, नियरली 50% कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनली आई डिसऑर्डर इन एल्डरली, तो जो एल्डरली है उसमें कॉमनली आई डिसऑर्डर कैटरेक्ट देखने को मिलेगा, क्या, कैटरेक्ट। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी ये लास्ट अपना चल रहा है, बस इसके बाद अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं। और मुझे लग रहा होगा दोस्तों कि आपको मज़ा आ रहा होगा, पढ़ने में बोर नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि कंटेंट बहुत शानदार है। और जिसने ये पूरी क्लास ले ली, पूरी क्लास पढ़ ली, उसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, उसका सिलेक्शन ज़रूर होगा। एल्डरली एज स्टार्टेड होती है 60 ईयर से, 60 ईयर से शुरू होती है। मीनोपोज टेक प्लेस एट द एज ऑफ, मीनोपोज जो है वो 40 से 50 ईयर पर आता है, 40 से 50 या फिर 45 से 50 भी बोल सकते हैं अगर ऑप्शन में हो तो 40 से 50 राइट हो जाएगा इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ओल्ड एज द कॉमन डिसऑर्डर ऑफ GI ट्रैक इंक्लूड, कि इन ओल्ड एज द कॉमन डिसऑर्डर ऑफ GI ट्रैक इंक्लूड, तो पहला ऑप्शन होगा हाइटस हर्निया, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, गैस्ट्रोपैथी, पेप्टिक अल्सर, या ऑल ऑफ अबो, तो ऑल ऑफ अबो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कॉमन मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम इन ओल्ड एज, कॉमन मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम इन ओल्ड एज, तो वो क्या होगा, ऑस्टियो आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, या ऑल, तो ऑल ऑफ अबो होगा। नेक्स्ट, द एल्डरली ब्लैडर कैपेसिटी डिक्रीज टू अबाउट, ना राइट आंसर है 250 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच डिसऑर्डर अफेक्ट द मेमोरी ऑफ ओल्ड पर्सन, कि कौन सा डिसऑर्डर है जो बुढ़ापे के अंदर मेमोरी को क्या कर देता है दोस्तों, कम कर देता है, या मेमोरी को डिस्ट्रेस कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, वो डिमेंशिया होता है, डिमेंशिया। नेक्स्ट, मोस्ट कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम इन एल्डरली, तो मोस्ट कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम कौन सी होती है बुढ़ापे के अंदर, एल्डरली के अंदर दोस्तों, तो ये होती है कैसी, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, CHF, कंजस्टिव हार्ट फेलियर ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ऑफ एल्डरली, एल्डरली में मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है COPD, मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर कौन सा होता है, COPD। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी ट्रैक प्रॉब्लम इन मेल एंड फीमेल ऑफ एल्डरली, तो UTI देखने को मिलता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, बस ये वीडियो ख़त्म होने वाली है अब, और ये लास्ट चल रहा है अपना अभी। इसके बाद अपन आप सभी के लिए एक अच्छी चीज़ लेकर आया हूँ। वीडियो के लास्ट में एक बच्चे ने बहुत अच्छा कमेंट किया जो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, और ये चीज़ें मैं हर एक वीडियो में करने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो मोस्ट कॉमन कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम इन एल्डरली हो गया CHF, मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी हो गया अपना COPD, मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी ट्रैक प्रॉब्लम, तो ये भी हो गया UTI। अब है हाउ टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन इन एल्डरली, कॉन्स्टिपेशन को कैसे अवॉइड करेंगे, कॉन्स्टिपेशन को कैसे अवॉइड करेंगे, हाई फाइबर डाइट देकर कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन में हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए अपने को। BPH इज़ कॉमन इन बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, जो है वो एल्डरली में होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि द सिम्टम ऑफ इंडिकेट बीइंग प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी का क्या सिम्टम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि BPH जो है उसका सिम्टम क्या होगा, तो होगा उसका नॉक्चुर्नल हेजिस्टेंसी एन्यूरिया, ऑप्शन बी है वो इसका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का शानदार सेशन, आपको कैसा लगा एक बार
हल्का सा फीडबैक यहाँ लाइव चैट में दे दीजिए। बाद में फीडबैक जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हर एक बच्चा अगर कमेंट बॉक्स में जो है अपना फीडबैक देता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे ऐसा लगेगा जो मैंने आज मेहनत की है वो मेरी सार्थक हो गई, वो मेहनत मेरी काम आई। तो हर एक बच्चा वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक देना, जैसा आपको लगा वैसा देना। जैसे आपको लगा कि अगर आपको लगता है कि कंटेंट में दम है तो अच्छा देना, आपको लगता है कि सर कुछ कमी है तो वो कमी उसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, फीडबैक ज़रूर दे देना दोस्तों। तो अब एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था, आप देख सकते हो कल की वीडियो के नीचे इंदर मेडिकल MCQ करके इंदर जी ने कमेंट किया है। आपको मैं पढ़कर सुनाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि रियली अगर दिल की बात कहें तो सच में बहुत अच्छा लगता है आपसे स्टडी लाइव करके। और मैं 8 PM तक, सुबह 8 से रात को 8 बजे तक क्लिनिक पर रहता हूँ। मैंने सोचा अब शायद आगे पढ़कर क्या करूँगा, बट जब मैंने देखा कि राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी RNA को, तो सच में माइंड की पूरी सोच ही बदल गई। तो बहुत अच्छी बात है इंदर जी, अगर आपने पढ़ाई छोड़ चुके थे और आपने अगर हमारे को देखकर, मुझे देखकर, मेरे YouTube चैनल को देखकर अगर आपने अंदर मोटिवेशन आया है, आपके अंदर एक टारगेट फिक्स हुआ है, तो इसलिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती मेरे लिए। और आप सच में अगर आपका माइंड चेंज हुआ है तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। मेहनत करते रहिए, वैसे आप बहुत मेहनत कर रहे हो, मेरी आपसे पर्सनली बात होती रहती है। तो पूरी सोच ही बदल गई। मैं पहले CHO राजस्थान में सेलेक्ट हो गया था, बट फाइनल लिस्ट में 0.5 नंबर से रह गया था। तो दोस्त टेंशन ना लें, इस बार आपका सिलेक्शन पक्का होगा। राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ। इस बार अपन 0.5 नंबर से नहीं रहने वाले, बहुत सारे नंबर से आगे जाने वाले हैं। तो मुझे उस दिन बहुत बुरा लगा, लेकिन रियली DP जी से पढ़कर, DP सर से पढ़कर और उनका प्यार देखकर रियली में सच कहें तो आई लव यू DP जी। तो आपको भी बहुत बहुत सारा प्यार। और सच में हम जॉब CHO में लगकर सबसे पहले मिलेंगे और आपको हक करके थैंक यू बोलेंगे। तो दोस्तों ये एक बच्चा है, उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया है, तो मुझे अच्छा लगा इंदर जी ने कि इन्होंने पढ़ाई छोड़ चुके थे, क्लिनिक कर चुके हैं, ये क्लिनिक करते हैं, तो इन्होंने सोचा अभी आगे पढ़कर क्या करेंगे, अब क्लिनिक ही करते हैं, पढ़ाई छोड़ चुके थे। बट हमारा YouTube चैनल देखकर मेरे से ये मोटिवेट हुए और इन्होंने वापस जो है अपना मन बदला और पढ़ाई चालू की। तो आज ये बढ़िया पढ़ रहे हैं और अच्छे नंबर भी आ रहे हैं इनके, और भगवान करे इनका सिलेक्शन भी ज़रूर हो, अच्छे से अच्छे नंबरों से, और अच्छे जो है उससे सिलेक्शन हो, पक्का होगा। इंदर जी घबराए नहीं, आप कंटिन्यू बने रहना, कंटिन्यू नोट्स बनाते रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, हर एक टेस्ट को अटेंड करो। टेस्ट में जो गलत हुए हैं उनको सोचो, उनको देखो, उनको सर्च करो कि मेरा गलत हुआ तो क्यों हुआ। जो गलत हुआ है उसको नोट कर लो एक कॉपी के अंदर, ताकि आगे भविष्य में उसका रिवीजन कर सकें और गलत नहीं होगा अपना। तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, आपका नहीं सबका सिलेक्शन होगा। मेरा यही नारा है, सबका सिलेक्शन होगा, बस भरोसा रखना। और मुकुंद जी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुकुंद जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा सेशन होता है डेली, बस मेहनत करने की ज़रूरत है ओनली, और बाकी आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रहती बॉस। हम होंगे सक्सेस एक ना एक दिन ज़रूर, बिल्कुल होंगे मुकुंद जी। कमी तो मैं तो नहीं रख रहा, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बस कमी आप मत रखना। मेहनत करो आप लोग, जितना करवा रहा हूँ उससे भी ज़्यादा करो। मैं करवा रहा हूँ वो तो करना है, बाकी आप अपने लेवल पर भी तैयारी को जारी रखना। आपका आशीर्वाद हमेशा इसी तरह मिलता रहेगा। थैंक यू बॉस। बिल्कुल मेरा आशीर्वाद सभी पे है दोस्तों। आशीर्वाद तो क्या है, मैं साथ हूँ आपके, मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ, बेहतरीन कंटेंट दे रहा हूँ। तो दोनों ही बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, मुकुंद जी का और इंदर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना शानदार कमेंट किया। अच्छा लगता है दोस्तों कि अपन जो पढ़ा रहे हैं, यहाँ से पता चलता है कि अपन जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छा कंटेंट है कि नहीं है। तो थैंक यू सो मच। और परीक्षा से पहले परीक्षा जांचिए अपनी तैयारी को दोस्तों। अगर
अभी भी आपने लेट हो ज्वाइन नहीं करी है तो जल्दी ज्वाइन कर ले, टाइम नहीं है दोस्तों, फिर एक साथ बहुत सारे पेपर आपको मिलने वाले हैं क्योंकि फिर बर्डन ज़्यादा हो जाएगा। तो आज ही ज्वाइन करें। आपको इसके अंदर 28 पेपर मिलने वाले हैं, 2450 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक राजस्थान जीके का स्पेशल पेपर भी मिलेगा आपको एग्जाम से एक दिन पहले। हरियाणा वालों को भी मिला था, आपको भी मिलेगा। और हरियाणा CHO में 3 से 4 क्वेश्चन अपन ने जो 100 क्वेश्चन का पेपर लिया था उसमें से आए थे, तो बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों ये सिलेक्शन के लिए। ये ऑफ़र तो ख़त्म हो चुका है दोस्तों। अगर अब आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आपकी जो पेमेंट है वो 151 रुपये रहने वाला है। ये ऑफ़र अब ख़त्म हो चुका है, ये केवल कल और कल के लिए था। मैंने बहुत 4-5 दिन पहले ही ऑफ़र लगा दिया था। जिसने नहीं लिया अब वो 151 रुपये में पे कर इसको ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर मुझे मैसेज कर देना। तो दोस्तों ये था आज का शानदार सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताना दोस्तों, आपको आज का सेशन कैसा लगा। और मैं आपको बता दूं अपन ने सारी यूनिट कवर कर ली है। ये भी कर ली, ये भी कर ली, ये भी हो गई, ये सब हो गई है। ये एक यूनिट बची है सिर्फ और सिर्फ 3rd यूनिट जिसमें कैंसर अपन पढ़ने वाले हैं और कल के सेशन में इसको भी अपन कवर कर देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ना एक पॉइंट उधर ना एक पॉइंट इधर, बिल्कुल एक यही खासियत है हमारे एकेडमी की, राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी की यही खासियत है कि वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चलकर आपकी तैयारी को संपूर्ण करवा रही है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स के अंदर फीडबैक जरूर देना है दोस्तों, और मिलते हैं शाम को शानदार सेशन के साथ जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। और साथ में एक जो है सिस्टम और ले लेंगे, तो 2 सिस्टम एक साथ अपन कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं शाम के शानदार सेशन में। और अब आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक कर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों, क्योंकि अब मैं एक काम करने जा रहा हूँ और हो सकता है मैं शाम को लेट आऊँ। तो आज शाम की जो क्लास है वो 8-9 बजे के आसपास भी आ सकती है। अगर पहले बन गई तो पहले भी हो जाएगा, और 7-8-9 बजे के आसपास भी आ सकती है। तो थैंक यू सो मच। और फीडबैक देना ना भूले, मैं चेक करूँगा फीडबैक कौन कौन बच्चा है जो फीडबैक देता है। जैसा आपको लगता है वैसा ही फीडबैक देना। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो कर लो, वहाँ पर भी आपके लिए बेहतरीन चीज़ें अपन डेली डिलीवर करते रहते हैं। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच।